नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 6 फरवरी 2025 गुरुवार। जैसे कि हमारी चर्चा 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में ग्रहों के होने वाले गोचर प्रभाव पर चल रही है, हमने इसको किस प्रकार से कितनी प्रकार से समझने का प्रयत्न किया और हमने विभिन्न कुंडलियों को लेकर भी इसका अध्ययन किया। अब हम ये तो अच्छे से समझ चुके हैं कि 30 मार्च 2025 को शुक्रदेव जो हैं वे अपनी उच्च राशि में होंगे और वक्री भी होंगे। अर्थात जब आपके घर में कोई संत पधारते हैं तो आप उन्हें उच्च स्थान प्रदान करते हैं और आप स्वयं नीचे बैठते हैं, और आपके भाई बंधु भी आपके गुरुदेव के अनुसार आचरण करते हैं। आपके मित्र, आपके पड़ोसी, वे सभी गुरु की उपस्थिति में उनके स्वभाव के अनुसार आचरण करते हैं। ठीक यही हमारे साथ 30 मार्च 2025 को होने जा रहा है, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में उच्च स्थान में होंगे और वक्री होंगे। अर्थात सभी जो 5 ग्रह शुक्र के साथ बैठे हुए हैं वे शुक्र के अनुसार कार्य करने को मजबूर हैं, और शुक्र की राशि में वृष राशि में गुरु होंगे तो वे भी शुक्र के अनुसार कार्य करने को बाध्य होंगे। और शुक्र के प्रभाव को जो परिवर्तन करने की क्षमता है वह केतु में है। अर्थात शुक्र जो कि मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो हमने एक कालपुरुष की कुंडली बनाई है। कालपुरुष अर्थात वह पहली कुंडली जो हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्यों ऋषियों द्वारा ब्रह्मांड का अध्ययन कर हमें प्रदान की गई, वह प्रथम व्यक्ति की कुंडली जब पृथ्वी पर ऊर्जा का आगमन हुआ। तो इस कुंडली में हम देखेंगे 1 से 12 तक के 12 भाव हैं, और 12वें भाव को गुरु का स्वामित्व प्राप्त है। जल तत्व की वह राशि है, 2 स्वभाव रखती है, और हमारे ऋषियों ने गुरुओं ने हमें बताया कि यह व्यय का भाव है। अर्थात कैसा व्यय? अंत ही प्रारंभ है, ये तो हम सभी जानते हैं। जो चीज़ सृजन हुई है उसका अंत निश्चित है, और किसी भी चीज़ का अंत एक नए प्रारंभ को दिखाता है। जैसे सूर्य जब शाम के समय अस्त होने की स्थिति में होता है तो सुबह के समय वह वापस उदय होता है। इसी को अंत और प्रारंभ कहते हैं। और शुक्र जो कि शुक्राणु के कारक ग्रह हैं, और शुक्राणु सृजन के लिए अनिवार्य है, अति आवश्यक है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने यहाँ शुक्र को उच्चता प्रदान की है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व का व्यय आपका 12वां भाव ही कर सकता है, और जब आप अपने व्यक्तित्व का व्यय करते हैं तभी नया सृजन कर सकते हैं।
अब 12वां भाव व्यय का है, अवचेतन का है, निद्रा का है, एकांत का है, विदेश का है, जेल का है, अस्पताल का है, मृत्यु का है, मोक्ष का है। अब सबसे पहले हमने जाना कि व्यय का भाव किस प्रकार से है। दूसरा अवचेतन, तो ये अवचेतन का कैसे है। अवचेतन कहते हैं जहाँ आपकी चेतना अवचेतन स्थिति में हो, निद्रा की स्थिति में हो। जबकि सूर्य के उदय के हिसाब से यदि हम देखें तो यहाँ सुबह के 8 से 10 बजे का समय होता है। अब यदि सुबह के 8 से 10 बजे का समय है तो वह अवचेतन कैसे है, निद्रा कैसे है, इसको समझते हैं। तो वह अवचेतन इस स्थिति में है कि जो आपको जीवन प्राप्त हुआ है, परिवार प्राप्त हुआ है, जो सुख प्राप्त हुआ है, उन्हीं सभी वस्तुओं का आप त्याग करके अपने अर्थ को पूर्णता प्रदान करने के लिए, कर्म करने के लिए अपने घर को त्यागते हैं, अपने परिवार को त्यागते हैं, अपने सुख को त्यागते हैं, अपनी पत्नी बच्चों को त्यागते हैं, क्योंकि कर्म स्थान पर आप सबको साथ लेकर नहीं जाते हैं। और इस अर्थ के लिए आप अवचेतन अवस्था में होते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वह चेतना का विषय नहीं है। चेतना का विषय है मोक्ष और मुक्ति। इसीलिए इसे अवचेतन और निद्रा कहा जाता है। एकांत, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं अर्थ के कर्म करने के लिए, फिर वह चाहे विदेश हो, चाहे आपके कर्मों का फल सजा के रूप में झेल हो, भोग की अधिकता के कारण, रोग होने के कारण अस्पताल हो, इन सभी जगह आप अकेले होते हैं। चाहे वह आपका कर्म स्थान हो, विदेश हो, जेल हो, अस्पताल हो। इसीलिए इसे अवचेतन और निद्रा का भाव कहा जाता है। और मृत्यु एक प्रकार से जब आप अकेले होते हैं तो वह आपकी मृत्यु समान है। मोक्ष, मोक्ष का अर्थ यहाँ मुक्ति से है, अर्थात आप अपने सुख से मुक्ति प्राप्त करते हैं, अपने परिवार, कुटुंब, पत्नी, बच्चों से मुक्ति प्राप्त करते हैं और आप कर्म के लिए अग्रसर होते हैं। इस प्रकार से ये 12वें भाव की व्याख्या हुई। शुक्र की व्याख्या हमने की। तो जब हमने ये जाना कि 30 मार्च 2025 को 12 नंबर राशि में, मीन राशि में 6 ग्रह होंगे, जहाँ शुक्र भी होंगे, और शुक्र यहाँ उच्च के होते हैं और वक्री हैं, अर्थात शुक्र सबसे ज़्यादा मजबूत होंगे। और जब वे मजबूत होंगे तो बाकी 5 ग्रहों को शुक्र के अनुरूप कार्य करना होगा। और शुक्र का कार्य सृजन का है, और सृजन को ही भोग विलासिता कहा जाता है। और गुरु भी वृष राशि में स्थित है, जो शुक्र जिसके स्वामी होते हैं, अर्थात गुरु भी अपना कर्म करने के लिए शुक्र से बाध्य हैं। और शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर आ रही है। शनि जो कि कर्म कारक ग्रह हैं, वह शुक्र के अधीन होकर के
तीसरी दृष्टि जो कि पराक्रम और कम्युनिकेशन को दिखाती है, वह गुरु पर दृष्टि, तीसरी दृष्टि डालकर ये बताना चाहते हैं कि गुरु को भी इस समय पराक्रम करना होगा कम्युनिकेशन के लिए। वह कम्युनिकेशन कैसा होगा? गुरु से शुक्र 11वें भाव में है और गुरु की जो इच्छा होगी वह शुक्र के अनुरूप कार्य करने की होगी, क्योंकि 11वां भाव इच्छा को दिखाता है, इच्छा पूर्ति को दिखाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमने कहा आपको कि ये युग परिवर्तन का समय किस प्रकार से है, यह आपके विचारों को, आपकी सोच को बदल के रख देगा। तो बदलने की क्षमता, आपके अस्तित्व को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता, आपके ठीक सामने 7वें घर में जो ग्रह होता है उसके पास उसकी क्षमता होती है। क्योंकि जब आपका विवाह होता है तो आपका संपूर्ण अस्तित्व बदल दिया जाता है, बदल कर रख दिया जाता है। शादी से पहले आप मनमौजी होते हैं, किंतु शादी के बाद आप जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं। शादी से पहले आप पिता के नाम से जाने जाते हैं, शादी के बाद आपका स्वयं का अस्तित्व होता है। शादी से पहले आपके अपने कोई रिश्ते नहीं होते हैं, आपको संपूर्ण पिता के द्वारा प्रदान किए गए रिश्ते प्राप्त होते हैं। लेकिन शादी के बाद आपका अस्तित्व जागृत होता है, आपके अपने रिश्ते बनते हैं। इस प्रकार से आपकी सोच, आपके विचार, आपका अस्तित्व बदल कर रख दिया जाता है। और शुक्र की दोनों राशियां 2 नंबर और 7 नंबर, इसको भी हमारे ऋषियों ने मृत्यु भाव बताया है। ये मृत्यु भाव क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने बताया कि दाम्पत्य जीवन साथी के प्राप्त होने पर आपका सब कुछ बदल दिया जाता है, अस्तित्व बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, जिम्मेदारी बदल जाती है, समाज बदल जाता है, सोच बदल जाती है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा भाव जो हमारे कुटुंब का है, संग्रहण का है, धन का है, स्वाद का है, और संग्रहण चाहे फिर वह व्यक्तियों का हो, समाज का हो, परिवार का हो, धन का हो, स्वाद का हो, अन्न का हो। संग्रहण केवल व्यक्ति भय के कारण करता है, कल की चिंता में करता है, और भय मृत्यु समान है। यही कारण है कि शुक्र के दोनों घर मृत्यु भाव बताए गए हैं। इस प्रकार से शुक्र को जो स्थिति प्राप्त हुई है, जिसमें 6 ग्रह उसके अधीन हैं, उन 6 ग्रहों को, उनके अस्तित्व को बदलने की क्षमता केतु के पास है, जो कि कन्या राशि में स्थित है। और कन्या राशि पूर्ण परिवर्तन को दिखाती है, एक परिपक्वता को दिखाती है। इसका प्रतीक चिन्ह परिपक्व स्त्री है, जो कि नए सृजन के लिए तैयार है, अपना कौमार्य भंग करने के लिए तैयार है, प्रकृति को एक नया स्वरूप देने के लिए तैयार है, जो सब कुछ बदल कर रख देने को तैयार है। और यहाँ केतु स्थित है, और केतु हमें क्या बताते हैं? केतु डिटैचमेंट बताते हैं। केतु कहते हैं कि आप जिस स्थिति में हैं उनसे मुक्त होइए, स्वयं को जानिए, स्वयं को पहचानिए,
केतु का यदि हम संधि विच्छेद करें तो K+2, के यानी कौन, तू यानी आप कौन हैं ये जानने की इच्छा ही केतु है। तो केतु 12वें भाव पर 7वीं दृष्टि डालकर शुक्र और शुक्र से संबंधित सभी बाकी के 5 ग्रह अर्थात कुल 6 ग्रह के स्थिति को पूर्ण परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। तो जहाँ भी आपकी कुंडली में 12वां भाव होगा अर्थात 12 नंबर राशि लिखी होगी, उस भाव में आपके ये 6 ग्रह स्थित होंगे। और जहाँ 2 नंबर राशि लिखी होगी वहाँ गुरु स्थित होंगे, जहाँ 3 नंबर लिखा होगा वहाँ मंगल स्थित होंगे, और जहाँ 6 नंबर लिखा होगा वहाँ केतु स्थित होंगे। और 6ठे भाव के कारण आपका संपूर्ण 12 नंबर राशि जहाँ भी लिखी होगी उस घर से पूर्ण परिवर्तन करा देंगे, संपूर्ण मुक्त कर देंगे। फिर वह चाहे आपके लग्न में हो 12 नंबर तो आपको अपने व्यक्तित्व से मुक्त कर देंगे, आपके कुटुंब भाव में हो तो वह आपको अपने कुटुंब से मुक्त कर देंगे, आपके 3 नंबर में हो तो आपको कम्युनिकेशन और पराक्रम से मुक्त कर देंगे, आपके 4 नंबर में हो तो आपके सुखों से, आपके मित्रों से, आपकी माता से विमुक्त कर देंगे, आपको इमोशन से विमुक्त कर देंगे। 5वें घर में यदि 12 नंबर राशि लिखी हुई है तो आपको अपने संतान से, प्रेम से, प्यार से विमुक्त करेंगे। 6 नंबर ठीक इसी प्रकार से 5, 6, 7, 8 में 12 तक प्रभाव देंगे। लेकिन आपको इस समय ये देखना होगा कि आपके लग्न में शुक्र क्या लेकर के आए थे अपने पूर्व जन्म से, और नवमांश में वह आपको क्या देने वाले थे। उन दोनों का प्रभाव देख करके ही आपको विमुक्ति का मालूम चलेगा, आपके विचारों का परिवर्तन मालूम चलेगा कि किस घर से आपका परिवर्तन होने वाला है। व्यक्तित्व से परिवर्तन होगा या कुटुंब से, या छोटे भाई बहन पड़ोसियों से, पराक्रम से, या आपके सुखों से, आपके मित्रों से, आपकी माता से, या आपके प्रेम प्यार से, संतान से, अपनी बुद्धि से, या आप ऋण रोग शत्रुओं से विमुक्त होंगे, या आप अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी से विमुक्त होंगे, या आप अपनी साधना से विमुक्त होंगे, या आप अपने धर्म से विमुक्त होंगे, या आप अपने कर्म से मुक्त होंगे, या आप अपनी इच्छाओं से मुक्त होंगे। इस प्रकार से ये 12 घर आपको मुक्ति प्रदान करने के लिए अर्थात उन चीज़ों से विमुक्त करने के लिए आ रहे हैं। अब आप अपनी कुंडली को अच्छे तरीके से स्वयं देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये समय आपको आपके विचारों को किस प्रकार से परिवर्तित करने जा रहा है और किस प्रकार का यह आपको प्रभाव देने जा रहा है। अब इससे बचने का जो रास्ता है, इन ग्रहों का सदुपयोग करने का जो तरीका है, अपने लिए लाभप्रद करने का जो तरीका है, वह यही है जो हमारे समाज में निहित है कि यदि हमें किसी चीज़ का दंड मिलने वाला हो, यदि हमसे कोई चीज़ छूटने वाली हो, तो हम उसे स्वतः अपने मन के द्वारा उससे मुक्ति पा लें, अपनी सोच और विचार को स्वयं बदल लें, तो बिना दंड के ही इन ग्रहों का प्रभाव हम अपने में शामिल कर लें और दंड से बच सकते हैं।
और यदि हम अपनी इच्छाओं के अधीन रहे, हम उन चीज़ों से मुक्त नहीं हुए, स्वयं को मुक्त नहीं किया, तो फिर हमें दंड के द्वारा हमारी सोच को, हमारे विचारों को बदला जाएगा, जो एक दर्दनाक घटना होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने अपनी कुंडली का अध्ययन करें और देखें कि शुक्र आपको लग्न में क्या लेकर के आए थे, नवमांश में क्या देने वाले थे, और अभी आपके साथ क्या घटित होने वाला है। उन चीज़ों से आप मुक्त होइए और स्वयं की रक्षा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।